हेलो और नमस्कार। मेरा नाम प्रमोद है। आप न्यूज बाइट हिंदी के साथ जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद है हरिंदर सिक्का जी। हरिंदर सिक्का जी से मैं आपका परिचय कराऊं तो कुछ ऐसे होगा कि ये नेवी में रह चुके हैं और आप सबने राजीव फिल्म जरूर देखी होगी। तो राजीव फिल्म जिस किताब पर बनी थी उस किताब के राइटर हरिंदर सिक्का जी हैं। उस किताब का नाम था कॉलिंग सहमत। हरिंदर जी की इस किताब में एक ऐसी कश्मीरी महिला की कहानी है जो जासूस बनकर पाकिस्तान में जाती हैं और वहां से बहुत ही खुफिया जानकारी जिनका भारत को बहुत फायदा होता है वो भारत तक पहुंचाती हैं। उसी कहानी पर राजीव फिल्म बनी थी। सिक्का जी बॉलीवुड से जुड़े हैं, इन्होंने कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत के बाद जब बॉलीवुड दो खेमों में बंट गया है, कुछ लोग नेपोटिज्म के साथ दलील दे रहे हैं, कुछ लोग नेपोटिज्म के अगेंस्ट दलील दे रहे हैं। ऐसे में हरिंदर सिक्का जी ने भी कुछ आरोप लगाए हैं। हम उन आरोपों पर और उनके साथ साथ इस किताब पर भी उनसे बात करेंगे। हरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है और टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हरिंदर जी, मैं सबसे पहले इसी से शुरुआत करूंगा कि अभी सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड हुई है उसके बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, इन सब मुद्दों पर बात होने लगी है। आपने भी एक आउटसाइडर होने का दर्द बताया है कि आपकी फिल्म को रोक दिया गया था, आपने बोला। तो अभी जो नेपोटिज्म और ये जो पूरी डिबेट चल रही है, इस पर आप किस एंगल से देखते हैं? इस पर आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, वो इस नेपोटिज्म से नहीं जुड़े, ये मेरा मानना है। लेकिन जो जुड़े हैं वो किस वजह से जुड़े हैं ये सबको पता है। लोगों को ये इतनी आर्टिफिशियल इंडस्ट्री है जिसमें कि आपका पिछला फ्राइडे कैसा गया, पिछली फिल्म कैसे गई, उसके ऊपर में आके आपका फ्यूचर डिपेंड कर जाता है। आप 2-4 फिल्में खराब दे दें तो आपका ग्राफ नीचे गिर जाता है। तो एक इनसिक्योरिटी सी है इस दुनिया में जिसको आप बॉलीवुड कहते हैं। मैंने एक फिल्म बनाई थी, नानक शाह फकीर। उस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड मिले। आज भी वो फिल्म 3 चैनल्स पर चल रही है, डिजिटल चैनल्स, यूट्यूब, जियो सिनेमा और Z5। 15 मिलियन से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। लेकिन उस फिल्म में भी कुछ लोग जो बॉलीवुड से बहुत नजदीकी से जुड़े हैं, उन्होंने इस फिल्म को चोरी किया और पकड़े गए। तो उसके ऊपर मैं FIR किया और वो चोरी का सामान निकाला गया, पकड़ा गया, मिल गया। अब मेरे कुछ हिस्से में ये आता है कि मुझे कुछ समझ थी या मैं लोगों को जानता था तो मैं ये सब करवा सका। एक आम आदमी के बस का वो नहीं होता। वो एक आर्म ट्विस्ट में चला जाता, उसको पैसे देने पड़ जाते, 40-50 लाख, 60 लाख जो वो मांगने की कोशिश करते हैं लोग। फिर मेरे साथ में दूसरी बार हुआ उसी फिल्म में कि वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन की जानी थी इंडिया का एज ए, कि जिस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड मिले हों, कान, लॉस एंजलिस, टोरंटो में गई हो, तो उसके लिए बड़ा स्वाभाविक से हो जाता है कि इस फिल्म को कान में एक इंडिया, भारत की प्रतिनिधि की तरफ से भेजा जाएगा की तरह से। लेकिन उसको नहीं भेजा गया। वही बॉलीवुड का छोटा मोटा जो एक नेटवर्क है, उन्होंने मुझे एक आउटसाइडर करके, ये तो फिल्म जो है ना, ये किसी जाने माने लोग के नहीं बनाई है। जबकि जो एक सतीश कौशिक उन दिनों में बहुत फेमस थे, आज भी हैं, वो उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो वो दिल्ली में मुझे आके मिले और बोलते हैं कि आज और 1-2 घंटे में एक अनाउंसमेंट होने वाली है। तो मैं जानना चाहता था कि वो फिल्म किसने बनाई है जिसकी अनाउंसमेंट होने जा रही है। तो मैं आपको, मुझे DLF गोल्फ कोर्स पर आके मिले और उन्होंने कहा आपसे मिलना इसलिए जरूरी था कि मुझे नहीं लगता था कि ये आम आदमी ऐसी फिल्म बना सकता है जिसमें कि 3 नेशनल अवार्ड आज शाम को आपको मिल जाएंगे, अनाउंस होंगे। मैं आपको ये खबर 2 घंटा पहले दे रहा हूँ। ये अनाउंसमेंट हो चुकी है इंटरनली और हम सब ने साइन कर दिया है। वो जूरी के मेंबर या चेयरमैन जो भी कुछ थे, मैं उन्हें पहली बार मिल रहा था। तो इशू ये है कि क्वालिटी डज नॉट मैटर, कनेक्शंस मैटर। ये जब आप क्वालिटी को दरकिनार कर देते हैं
आप दूसरों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। मुझे इसलिए फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी पीरामल ग्रुप का ग्रुप डायरेक्टर हूं। तो मैंने ये सब पैसे के लिए नहीं बनाया था, नॉट फॉर प्रॉफिट था, ताकि लोगों को संदेश मिले कि गुरु नानक ने किसी मजहब को अलग नहीं किया था, लोगों को जोड़ा था, तोड़ा नहीं था, और औरत को बहुत ऊंचा स्थान दिया था। ऐसी फिल्म को भी तोड़ने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आ जाती है बात कॉलिंग सहमत की। कॉलिंग सहमत को मुझे उस लेडी को चेज करना पड़ा, उसको ढूंढना पड़ा। कारगिल बैटल थिएटर में इस किताब को लिखा गया था। मैं तब पीरामल ग्रुप का प्रेसिडेंट था जब मैं कारगिल बैटल थिएटर में गया था, किसी और वजह से जर्नलिस्ट बन के, और वहां से इस किताब का जो है ना शुरुआत हुई थी। और ढूंढते ढूंढते उस लेडी के साथ में 8 साल बिताए। 2 बार पाकिस्तान गया, 2004 में और 7 में शायद। तो इसको ढूंढते ढूंढते इस किताब को बनाया, और अगले 10 साल तक इसको संजो के रखा कि इसको तरीके से बनाया जाएगा। ये प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए, ये सब्जेक्ट ये शिक्षा के लिए है कि एक कश्मीरी औरत ट्रेटर नहीं है। जो ज्यादातर 90% कश्मीरीज हैं वो गद्दार नहीं है। ये मैसेज हमें देना था। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत दुर्भाग्य है कि मैं गुलजार साहब की बातों में आ गया। उन्होंने कहा मेरी बेटी को आप डायरेक्टर बनाइए। ये अपने आप में दुख वाली बात है कि मैं पहले गुलजार साहब के पास 2 बार गया था। पहली बार गया तो उन्होंने साफ ना कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ में कोई है तो मैं नहीं बनाऊंगा। वो क्यों पाकिस्तान को इतना प्रोटेक्ट किया, सपोर्ट करते थे, उनकी इमोशनल बात होगी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बार फिर गया था, और ऐसे किसी के साथ में गया था जिनका कि दिल्ली में और अच्छा रसूख था। फिर भी उन्होंने थोड़ा सा गुस्से में कि आपको एक बार ना कह दिया तो आप दोबारा क्यों आए हैं। तीसरी बार मेरी मीटिंग गुलजार के साथ में उनकी बेटी ने फिक्स किया, क्योंकि मेघना गुलजार की आप बात कर रहे हैं जी। और मुझे गुलजार साहब ने एक प्लीडिंग की तरह कहा कि मेरे बेटी को 4 साल से काम नहीं मिला है तलवार बनाने के बाद में। तो मैंने पता करने की कोशिश की कि तलवार तो बहुत अच्छी कामयाब फिल्म थी, तो इनको क्यों काम नहीं मिला। तो पूरी मार्केट में ये बज़ था कि तलवार जो है ओरिजिनली वो विशाल भारद्वाज का काम है, और इसमें मेघना को सिर्फ नाम लिया गया है, उनको क्रेडिट सारा दिया गया है, और विशाल भारद्वाज को क्रेडिट से हटाया गया है। बहरहाल ये जब ओवर द पीरियड मैंने विशाल भारद्वाज से डायरेक्टली पूछा था तो उन्होंने कहा था ये मेरी गुरु दक्षिणा थी। गुलजार साहब को वो मेरे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है उन्होंने जो किया। मैं फिर भी मेघना में कोई टैलेंट तो जरूर होगा कि उन्होंने इतना काम किया साथ में। फिर जब मेरी मीटिंग एक 1-to-1 मीटिंग हुई, उसमें मैंने तब तक मैं गुलजार साहब को प्रॉमिस कर बैठा था कि मैंने मेघना को ही अपनी फिल्म में लूंगा। और ऐसा होता नहीं है कि राइटर जो है वो डिसाइड करे कि एक्टर कौन होगा, डायरेक्टर कौन होगा, लेकिन जिस आदमी को जान की परवाह नहीं हो और कारगिल बैटल थिएटर में चला जाए तो उसके लिए पैसा थोड़ा कम मायना रखता है। जब मेरी अक्षय के साथ में मीटिंग हुई उनके घर पर, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए, जिस हालात में जिस तरह वो कहाँ पहुंच गए हैं। वो अक्षय कुमार की आप बात कर रहे हैं जी। अच्छा। तो वो मैंने और अक्षय ने इकट्ठा ये फिल्म बनाने का विचार किया था, बट तब तक मेरी नानक शाह फकीर के साथ में बड़ी उलझने भरी हुई थी। मुझे यहाँ से इधर उधर से कहीं ना कहीं से थ्रेड, कहीं ना कहीं से आर्म ट्विस्टिंग हो रही थी। आप पढ़ सकते हैं उसमें। तो ये 40 करोड़ का प्रोजेक्ट था और मुझे कमाई में से एक पैसा भी नहीं चाहिए था, लेकिन फिल्म को चलाना था। तो मैं उस बंधनों में फंस गया था। जबकि मेरा ये मानना था कि अक्षय के साथ करता इस फिल्म को तो ये कहीं दूसरे नज़ारे पे पहुंच जाती, एक फोकलोर बन जाती थी। बहरहाल उस वक्त मैंने
अक्षय के और एक दो और लोग थे, उनके सामने मेघना से पूछा था कि आपके बारे में एक रेपुटेशन है, आपकी नेगेटिव रेपुटेशन, कि आप बहुत एरोगेंट हैं। तो वो हैरान सी रह गई थी कि इस तरह से कोई कैसे सवाल पूछ सकता है। तो मैंने उनको बताया कि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो कॉलिंग सहमत है, इसमें एरोगेंस का कोई स्कोप नहीं होगा। मैं प्रतिबद्ध हूं, आपके पिता को प्रॉमिस किया हुआ है, लेकिन एरोगेंस जो है ना, वो नहीं चाहिए। तो किसी वजह से मैं अक्षय के साथ में ये फिल्म नहीं कर सका। तो मुझे फिर पता लगा कि जब मेघना ने जंगली पिक्चर्स के साथ में भी प्राइवेटली हाथ मिलाया, और जंगली पिक्चर्स में प्रीति साहनी जो उस वक्त सीईओ थी, वो बड़ी पीछे पड़ी थी मुझे कि इस फिल्म को, इस किताब के राइट्स उनको मिले। तो जब उन्होंने सुना कि मैं कितने प्राइस मांग रहा हूं, ये प्राइस छोटी मोटी नहीं थी, लाखों में नहीं थी, तो वो बोलती हैं कि इतना पैसा तो हम कभी नहीं दे सकते, आज तक किसी राइटर ने इतने पैसे तो सोचे ही नहीं मांगने के, तो बहुत दूर की बात है। तो आई सेड आप इस बुक को मत दीजिए, इसमें नेगोशिएशन नहीं है। मेरी ये 3 कंडीशन है, डायरेक्टर मैं डिसाइड करूंगा, लीड एक्टर ये होंगी, और इतना पैसा चाहिए। विली नीली उन्होंने ये बात मान ली। वो खुश नहीं थी इस बात से, वो मैं उसका आपको प्रूफ भी दे दूंगा अभी बाद में। तो जब इतनी बड़ी बात उन्होंने साइन कर दी और एग्री कर लिया, तो मेघना ने मेरे साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें कि वो लिखवा लिया कि जी मैं ही डायरेक्ट करूंगी, और वो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट डील जंगली पिक्चर्स के साथ भी हो गया। बट जिस दिन से ये हुआ, लगभग ऑलमोस्ट जैसे कि पलक मार जाते हैं, उनका बिहेवियर थोड़ा कोल्ड होने लग गया था। वो इतना फ्रेंडली नहीं रही थी। मुझे ये लगा कि शायद ये टेंशन में है, नहीं, एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है। फिर उन्होंने एक मीटिंग भी कराई आलिया से। आलिया को मैंने जाके बताया कि इससे स्ट्रांग रोल शायद आप अपनी जिंदगी में ना कर पाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके ऐसे ऐसे करना है, और अपनी सोबरनेस को, मासूमियत को आगे दिखलाना है, कि बिकॉज सहमत के साथ में मैंने 18 वर्ष से ज्यादा बिताए हैं, और वो मासूमियत दिखनी चाहिए जो आपके इस वक्त चेहरे पर है। एक ये भी तय हुआ था कि फिल्म का कोई भी हिस्सा चेंज नहीं किया जाएगा, फिल्म का नाम रखा जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था, आपने ये लिखा था कॉन्ट्रैक्ट? मुझे कुछ मैं अभी सोमवार, कल परसों मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस से मंगवाया है। अभी तो लॉकडाउन में है, ऑफिस ही 4 महीने से लॉकडाउन है, बट ये बड़ी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग थी। ओके, मैं उसको सार्वजनिक करूंगा उस बात को एग्जैक्ट वर्ड्स में, बट अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इसी बेसिस पर मैंने समर खान नाम के एक आदमी से 2008 में फिल्म राइट्स देने से मना कर दिया था कि ये मेरे ही तरीके से बनेगी, नहीं तो फिल्म नहीं बेचूंगा। मुझे जाते के वक्त उन्होंने बोल दिया कि मैं रेड चिली से आया हूं, और हम आपके राइट्स यूज कर देंगे, बुक यूज कर देंगे, आपको राइट्स दे देंगे, आपको क्रेडिट दे देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हमारा। तो मैंने शाहरुख खान जी को चिट्ठी लिखा था, और उनके और मेजर छिब्बा हमारे दोस्त थे जो गौरी खान के फादर हैं, साथ गोल्फ खेलते थे। तो मैंने बोला था कि ये चिट्ठी वहां पहुंचा दीजिए, मुझे ये बहुत बुरा लगा कोई ऐसा बोल गया। तो मुझे माफीनामा आया था समर खान का रेड चिलीज के लेटर हेड के ऊपर में। तो ऑब्वियसली शाहरुख खान ने इस बात को पसंद नहीं किया था कि कोई उनके लेटर हेड या उनकी कंपनी का नाम लेकर। अभी आपका ये कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट या जो अंडरस्टैंडिंग थी उनका वायलेशन हुआ है, और बहुत क्लियर हुआ, और फिल्म की एंडिंग आपके बुक से चेंज कर दी गई है? नहीं, ये नहीं है, ये सिस्टमेटिकली हुआ। सिस्टमेटिकली ऐसे हुआ कि सबसे पहले जो उन्होंने लिंक तोड़ा, कॉलिंग सहमत का नाम बदल के राजी कर दिया गया। और मुझे मेघना कहती रही कि जी पापा को ऐसा चाहिए, पापा को ऐसा आप उनकी बात मान लीजिए, आप उनसे बात मान लीजिए, उनकी इच्छा है, उनका ये है वो है। एक गाना भी राजी के ऊपर में इसी तरह से है। आउट ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट मैंने वो बात मान ली, वहां मेरी सबसे पहली गलती थी। उस गलती का ये था
एक सीरीज चली वहां से। फिर उन्होंने कॉलिंग सहमत को राजी से टोटली डिस्कनेक्ट कर दिया। मुझे किसी भी तरह की प्रमोशन से हटा दिया गया, किसी भी तरह के इनविटेशन से हटा दिया गया। तो आप देखेंगे उस वक्त से आज तक मेरे पास वो कटिंग्स हैं और सर वो न्यूज, वो जो डिजिटल है सारा, कहीं पर भी सिवाय मेघना गुलजार के और किसी का नाम, मेरा नाम तो खैर दूर की बात है, था नहीं था। तो इट वॉज सिंगल हैंडेडली वन पर्सन, मेघना गुलजार। इट्स मेघना गुलजार क्रिएशन। दूसरी बार इन्होंने गुलजार साहब ने खुद पेंगुइन को फोन करके मेरी बुक को डिले कराया। और जब मुझे इस बात का पता चला बहुत दुख हुआ। 2 महीना से डिले करना चाहते थे, क्यों? ताकि फिल्म जब रिलीज हो तो कॉलिंग सहमत का नाम ही ना हो कहीं। किसी ने पढ़ी है तो उसके तारीफ करेंगे बुक की, किसी ने पढ़ी ही नहीं है तो तारीफ कहां से करेंगे। तो वो मेघना 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 को लेके। और जब मुझे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाया गया तो एक और बड़ी कमाल की बात हुई। गुलजार साहब ने खुद जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के हेड को पुश किया कि मुझे ना बुलाया जाए, क्योंकि मिस्टर गुलजार और उनकी बेटी से जब उनकी गुफ्तगू चल रही हो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में तो सिर्फ मेघना को क्रेडिट मिले। अगर मैं वहां पर बैठ के बता देता कि ये फिल्म मैंने लिखी है और मैंने ही इनको डायरेक्टर बनाया है तो थोड़ा सा उनकी आन जान बान में फर्क पड़ता था। हरिंदर जी, आपका एक ये एलिगेशन है कि मेघना ने जो चेंजेस किए हैं, जो फिल्म की एंडिंग चेंज की है, वो पाकिस्तान को अपील करने के लिए की है। तो इस एलिगेशन का बेस क्या है? मतलब वो सहमत की पूरी स्टोरी ही ये है कि वो पाकिस्तान की धरती पर हिंदुस्तान की जीत है। आपने बुक में भी लिखा है और हमने फिल्म में भी ये देखा है। तो इस एलिगेशन का क्या बेस है कि उन्होंने पाकिस्तान को अपील करने के लिए फिल्म की एंडिंग चेंज की है? आपने फिल्म तो देखी होगी। हाँ सर, और मैंने बुक भी पढ़ी थी। तो बुक में पेज नंबर 87 पर, बुक में बहुत सारी, फिल्म में बहुत सारी गलतियां हैं, बट पेज नंबर 87 पर जो कि हार्ड बाउंड उसमें कॉपीज में 87 पेज पर है कि जब वो अब्दुल का मर्डर करने जाती हैं तो बोलती हैं, आई एम सॉरी अब्दुल बट आई लव माई कंट्री मोर, आई लव माई कंट्री मोर। ये पूरा डायलॉग गायब कर दिया गया। सहमत का कनेक्शन इंडिया से जितना काटा जा सकता था, रिड्यूस किया जा सकता था, वो किया गया। दूसरी बात, इस फिल्म की एंडिंग होती है कि सहमत रेड कारपेट पे जहाज से उतरती हैं, जहां उसे पाकिस्तान से वापस लाया जाता है। और जब वो जहाज से उतरती हैं तो उन्हें झंडा, तिरंगा झंडा एक बिल्डिंग पर, साथ वाली बिल्डिंग पर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग पर दिखाई देता है। वो साइड स्टेप करती हैं और बॉ डाउन करती हैं। और जब वो बॉ डाउन करती हैं तो बैंड जो है उस वक्त प्ले करता है जन गण मन, और वो खड़ी होकर सल्यूट करती हैं। ये था इस फिल्म का एंडिंग, लॉजिकल एंडिंग। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको डिप्रेस्ड मोड में लेके आए, ऐसा दिखाने की कोशिश की कि कश्मीरी औरत ने बहुत बड़ी गलती की है, भारत अपने वतन के लिए झगड़ने, लड़ने और उनके लिए स्पाइंग करने के लिए, जासूसी करने के लिए। ये तमाचा मारा था मेघना ने इस पूरी की पूरी फिल्म के ऊपर में, मेरी स्टोरी 8 साल की मेहनत के ऊपर में, और उसको इतनी बुरी तरह से दिखाया था। तो मैंने उनको और उनके पिताजी और कुटुंब को बताया था कि कल को ये फिल्म कोई भी अवार्ड जीत जाए, नेशनल अवार्ड जीतने के काबिल नहीं है। और अनफॉर्चुनेट है कि इसको एक भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला। जो दूसरे तीसरे अवार्ड मिलते हैं, ऑर्नामेंटल अवार्ड्स, वो तो बहुत सारे होते हैं। इन्होंने मुझे हर जगह पर वहां से गायब करवा दिया, जबकि मुझे इनकी इतने परवाह नहीं थी। मेरी फिल्म 3 नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी, नानक शाह फकीर। तो जब मुझे बुलाया गया वहां पर आईफा अवार्ड में एज ए विनर और नॉमिनी ऑफ पब्लिक, सिर्फ ओरिजिनल स्टोरी के लिए, तो उसी दिन सुबह मुझे आईफा के ही किसी सदस्य ने, क्योंकि वहां पर अच्छे जाने माने हैं, उन्होंने बोला था कि सिक्का जी तो आप जाइए, बट आपको ये अवार्ड मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा भी क्यों नहीं मिलेगा? कहते हैं ये माना कि आपकी ही स्टोरी ओरिजिनल है,
बाकी उनमें से नहीं है कोई ज्यादा, लेकिन दे रहे हैं हम अंधाधुन को, जो कि एक फ्रेंच स्टोरी है। तो ये है बॉलीवुड माफिया आपका, ये है गुलजार का बताया गया मुझे जोर वहां पर, क्योंकि उन्होंने चाहा था कि सारा क्रेडिट हर चीज का मेघना को मिले। तो ये होता है बॉलीवुड में अनफॉर्चुनेटली। ये कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि जो मेरे साथ में 2 फिल्मों में हुआ वो मैंने बताया है। और अगर आप अपने देश के हीरोज को नीचा दिखाएंगे, खुद ही नीचा दिखाएंगे, तो आप किस तरह से चाहेंगे कि मेघना ने क्या किया, छपाक के राइटर का ही क्रेडिट ले लिया। आप बॉलीवुड से, मेरे मुंह से नहीं, बॉलीवुड से रवि टंडन जी की स्टोरी सुनिए तो आप हैरान होंगे कि उनको भी नहीं छोड़ा गया है। तो ये दुख है कि सब कुछ मेरे पास आ जाए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और धन को आप अपने रखने के लिए आपको लॉकर्स रखने पड़ते हैं, पुलिसिंग करनी पड़ती है, संभाल के रखना पड़ता है, डीवैल्यू होता है मनी। तो लोगों को ये पता नहीं लग रहा है कि जितना इन चीजों को बांटेंगे। सहमत की स्टोरी बहुत जरूरी थी इस देश में और संसार में फैलना, कि कश्मीरी मुस्लिम हमारे साथ में है, कश्मीरी औरतें, कश्मीरी माएं, कश्मीरी बाप, कश्मीरी भाई, कश्मीरी बच्चे वो भारत के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जानबूझ के उनको नीचा दिखाना, जानबूझ के सहमत को मोड़ दे देना, बिना इजाजत के फिल्म को मेरी या बिना इजाजत के अप्रूव कर देना और स्क्रीन कर देना, रिलीज कर देना। दिल्ली में मेघना ने फिल्म दिखाई थी आर्मी को, और मुझे नहीं दिखाया, क्योंकि उनको पता था कि मैंने देख लिया तो फिल्म पर मैं रोक लगा दूंगा। तो ये एक गुंडागर्दी हुई है, एक माफिया ऑपरेशन किया है। मैं चाहूंगा ये कहना खुले शब्दों में, मुझे गुलजार साहब से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। क्या नहीं कमा लिया उन्होंने जिंदगी में, वो इस कदर गिर गए अपनी ही नजरों में। अब किस तरह से नजर मिलाते होंगे मेरे से। एक बार मिले थे मुझे रास्ते में एक होटल में, तो आंखें चुरा के चले गए थे। मुझे दुख हुआ था, अपने ऊपर नहीं, मैंने तो जो साथ उन्होंने किया सो किया, बट मैं सामने आज इस इस वजह से बोल रहा हूं सबके लिए, सबके सामने, ताकि किसी और सुशांत को ये ना देखना पड़े। तो अब एक और सर, जो आपकी नानक शाह फकीर हैं, तो उन्होंने वो ये कहा, आपने ये कहा है कि आप आउटसाइडर थे, इस वजह से वो ऑस्कर नहीं भेजी गई। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ आपके साथ हुआ है या अक्सर ये होता है? देखिए, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया है, मैंने वो बताया जिसका मेरे पास में प्रूफ है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी नॉलेज है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हार्ड प्रूफ है। राइट, JLF का, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का चिट्ठी मेरे पास में, जिसने उन्होंने गुलजार को ब्लेम किया इस बात के लिए। राइट, पेंगुइन में क्या हुआ वो मेरे पास में है। उससे भी अलग मैंने ये सारा कच्चा चिट्ठा और मेघना की एक बड़ी कड़वी चिट्ठी मुझे उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया था, जब वो रिलेशन तोड़ना चाहती थी ताकि फिल्म प्रोड्यूस हो गई है, अब आप खड्डे में जाएं, वो मैंने सब मिस्टर गुलजार को ईमेल किया था। उन्होंने एक्नॉलेज किया उस ईमेल को, एक भी किसी पॉइंट को ना नहीं की। मैंने साफ फौजी आदमी रहा हूं शुरू से, नेवी में कमांडर की पोस्ट पे रहा हूं, लेफ्टिनेंट कमांडर की। मैंने वो सारा कच्चा चिट्ठा जो उन्होंने किया मेरे साथ में या उनकी बेटी ने किया, लिख के दे दिया था और पूछा था ये आपको करना जरूरी था। तो मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे में तथ्य है, बाकी किसके साथ में क्या है कोई फेर से भी होता है। इसी बहुत जल्दी बहुत सारा बातों को बढ़ा देते हैं। तो मुझे उसके बारे में यकीन से मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं कह सकता। तो सर, आपने मेघना से बात करने की कोशिश की या आपने किसी और जरिए से की, ऐसा क्यों किया गया, या आपके साथ ऐसा होने की वजह क्या रही? तो उन्होंने ऐसा पहले भी किया है, तो ये नई बात नहीं है। मुझे समझना चाहिए था कि इनके एथिक्स में ट्रस्ट डेफिसिट है। मुझे सारी मार्केट ने बोला था कि मेघना में पहले इशू रहे हैं, आप ख्याल रखिएगा सिक्का जी।
बार बार मुझे बताया गया था। ओके। और इनके साथ में जुड़ी थी प्रीति साहनी, जिन्होंने कि मुझे एक व्हाट्सएप किया है, वो मैं किसी दिन सार्वजनिक करूंगा, उसमें क्या क्या लिखा उन्होंने मुझे। तो मैं कुछ अभी संजो के बैठा हूं, एकदम सारे प्रूफ्स निकाल दूंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं गुलजार साहब और उनका जो कुटुंब है, जो बेटी है, वो मेरे से इस बात की माफी मांगे कि जो उन्होंने सहमत के साथ किया है, ताकि वो माफीनामा मैं दुनिया को बता सकूं को किसी और के साथ में करेंगे तो ऐसा भुगतना पड़ सकता है, आपके कर्म आपको खोज निकालेंगे। तो सर एक और ये सवाल है कि अभी जो डिबेट चल रही है नेपोटिज्म और ये, तो आपको ये लगता है कि इससे बॉलीवुड में कुछ बदलाव आएंगे, या जो आउटसाइडर्स जो सो कॉल्ड होते हैं कि जो कहा जाता है कि इनका कोई गॉडफादर नहीं है, या जो सिर्फ कि जो नेपोटिज्म से लोग आए हैं, जो जान पहचान से लोग आए हैं, वो ही बॉलीवुड को आगे लेकर जा रहे हैं, तो ये अभी जो डिबेट चल रही है इसके बाद कुछ इसमें बदलाव देख रहे हैं आपकी, कुछ बदलाव आएगा? देखिए, नेपोटिज्म में आप चाहें तो किसी को एक या दो फिल्म से ज्यादा नहीं दे सकते। आप में कला है तो कपिल शर्मा कहां से कहां पहुंच गए, आप में कला है तो हजारों कांटों के ऊपर चलते चलते कंगना कहां चली गई, आप में अगर है तो ऐसे कितने ही हैं जो कि चढ़कर नेपोटिज्म या उसके बावजूद कहां से कहां पहुंचे हैं। बहुत कठिन मोड है। मुझे बताया गया कि एक बार मुझे टैग हॉयर का अवार्ड देना था, वो शाहरुख खान से मिला था गोल्फ में। तो मुझे तब बताया गया था कि जो इनकी जिंदगी है वो अपने आप में, मुझे उनके पिता छिब्बा ने, मेजर छिब्बा जो थे, अभी नहीं है, ईश्वर उनको शांति दे, उन्होंने बताया था कि किस हालात में उन्होंने कैसे काम किए। अब किसमें अंदर में क्या है, कितना नेपोटिज्म में कितना असर डलता है। कुछ जल्दी टूट जाते हैं, कुछ देर से टूटते हैं, कुछ को इस काबिल नहीं छोड़ा जाता है कि वो आगे चढ़ पाए। ऐसा जरूर है कि सुशांत को चोट लगाई गई थी, ये मैं मान नहीं सकता कि इतना सक्सेसफुल आदमी जिसने इतनी अच्छी फिल्में दी हो, उसके ऊपर में कोई गहरी चोट ना की गई हो। उसके ऊपर में सीबीआई होना चाहिए, जानकारी जांच होनी चाहिए, जो जो असल में है वो पकड़े जाने चाहिए, ये मेरा मानना है। हम फौज में जब लड़ते हैं तो नागरिकों के लिए लड़ते हैं, हमें नहीं पता होता किस नागरिक की हमारी वजह से जान बची। मेरा ये फर्ज बनता है एक्स फौजी होते हुए कि मैं अपने देश और अपने देशवासियों की मदद के लिए खड़ा हूं और उन लोगों को उजागर करूं जो मेरे देश के गद्दार हैं। मेरा यह मानना है कि मेघना इस देश में इस काबिल नहीं है कि सैम मानेकशॉ के ऊपर में फिल्म बना सके, जिसे अपने तिरंगे से प्यार नहीं है, जिसने पूरी राजी में एक बार भी तिरंगा झंडा नहीं दिखाया और उसने फक्र महसूस किया अपनी अपनी इंडियन एक्सप्रेस की टॉक में। तो लानत है ऐसी किरदारी पर, ऐसी डायरेक्शन पर, लानत है ऐसे किसी भी आदमी पर जो कि काफी तिरंगा गायब एलिगेशन लगा रहे हैं सर कि उन्होंने तिरंगा नहीं दिखाया, या वो मतलब काफी सीरियस एलिगेशन है। तो ये राजी देख लीजिए आप, और मौजूद है डिजिटल में। आप मुझे मेरी किताब में देखिए तिरंगा है कि नहीं और कितनी बार है, स्टोरी में तिरंगा है कि नहीं, कितनी बार है, क्या उसने सल्यूट किया कि नहीं, क्या हिदायतुल्लाह जो उनके पिता थे वो बिना झंडे को सलाम किए सुबह की चाय नहीं लेते थे। ये था मजबा, ये था जज्बा, ये था उनका उनका धर्म, उनका उनका जो सारा कुछ लेके मजहब, झंडा, तिरंगा, और उस तिरंगे को आप गायब कर दें इंटेंशनली। सर सहमत की कहानी भी तो अगर उस हिसाब से देखें तो वो हिंदुस्तान की कहानी हुई ना, हिंदुस्तान की जीत की कहानी है कि सहमत पाकिस्तान से ऐसी खुफिया जानकारी निकालती है जो हिंदुस्तान को फायदा पहुंचाती है। अब उसको थोड़ी तोड़ सकते थे वो। मैं जिंदगी में अकेला ऐसा सिविलियन रहा, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में सिविलियन हो जाते हैं हम, जिसको कि रॉ ने, RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपने हेडक्वार्टर्स में बुला के फेलिसिटेट किया था, ट्रॉफी दिया था,
मान सम्मान किया था, कुछ तो उन्होंने भी किया होगा ऐसे लोगों को पालने के लिए। कुछ तो अजीत डोवल ने भी किया होगा कि बतौर स्पाई पाकिस्तान में जाके रहे। उनका कुछ हो जाता वहां, तो यहाँ पर जो जो आज उनके गाने गाए जाते हैं, उनकी उनकी बढ़ाई की जाती है, कोई पूछता भी नहीं था। फौजीज, स्पाइज आर एक्सपेंडेबल कमोडिटी। उनके मर जाने के बाद में उन पर कफन डालने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता है। और जब वो जिंदा हैं, इतना कुछ करके आए हैं, और तब आप उनको इस तरह से बिहेव करें, उनके साथ में इस तरह से ट्रीट करें और जानबूझकर करें, और अपनी एक वाक्या में इंडियन एक्सप्रेस में बोलें कि पाकिस्तानी तो हमारे बिछड़े हुए भाई हैं, वो भाई जो कि सरहद पर मेरे फौजियों को मारते हैं जिहाद में। शर्म आना चाहिए। शिखा साहब, मैं अभी जो आपकी बुक पढ़ रहा था कालीन सहमत, तो उसके बाद कई सवाल मेरे मन में उठे, तो मैं थोड़ा उस बारे में आपसे बात करना चाहूंगा कि ये एक पूरा बहुत खुफिया मिशन था, और फारूक अब्दुल्ला ने भी आपको लेटर लिखा था कि आइडेंटिटी रिवील न की जाए सहमत की। तो आपने सहमत को राजी कैसे किया था कि उनकी कहानी दुनिया के सामने लाने के लिए उनको कैसे राजी किया आपने, उनको कैसे मनाया? देखिए, जब आपको कोई चीज चाहिए तो चाहिए। वो जिद होगी कि मैं कारगिल बैटल थिएटर में गया था, जबकि मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था पिराम्बल्स में। कौन मरने जाता है? लेकिन मुझ में गलती थी तब। मैं समझने लग गया था मैं बहुत बहादुर आदमी हूं। अपने 2 छोटे बच्चे, बीवी, माँ बाप को छोड़कर मैं मरने के लिए जा रहा हूं, बॉर्डर पर जा रहा हूं। कुछ हो गया तो मेरा क्या, मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी जरूरत भी नहीं है उनको, क्योंकि वो बहुत सक्षम है अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। बट मैं चाहता था कि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आर्टिकल्स लिखूं। वो मेरे आर्टिकल पढ़िए आप, वो मौजूद हैं जो सरहद से लिखे गए। तो अगर किसी को जान की परवाह नहीं है या उस जज्बे के साथ चला जाता है कि मुझे अपने आप में बड़ा घमंड हो गया था कि मैं बहुत ब्रेव आदमी हूं। पर जब मैंने सहमत की कहानी सुनी थी तो शर्मिंदगी हुई थी, सर झुक गया था कि एक बाप ने अपने देश हिंदुस्तान के लिए अपनी इकलौती बेटी को पाकिस्तान में भेज दिया था। और पाकिस्तान में हमारे जैसे कसाब को बिरयानी नहीं खिलाते 10 साल, वो यातनाएं देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सौरभ कालिया के साथ क्या किया था अगर मैं आपको बताऊं तो आज भी आपकी आंखों से आंसू बस निकल आएंगे। आंखें निकाल दी गई थी, पुर्जे पुर्जे उनके काट के तो वापस किया गया था शरीर। इतना टॉर्चर हुआ था। यह है पाकिस्तान, एक रोग नेशन। उस रोग नेशन के लोग जो रोग्स हैं, वो मेघना के बिछड़े हुए भाई हैं। रीड इंडियन एक्सप्रेस। अगर उन्होंने उनके लिए ऐसा सोचा और किया तो मुझे हर जगह से निकालने में उन्हें कितना समय लगा होगा। और यही औरत आज उठ के सैम मानेकशॉ करेग बनाएगी, क्या वो बताएगी कि सैम मानेकशॉ ने कांग्रेस के खिलाफ में क्या किया था, इंदिरा गांधी के खिलाफ में क्या किया था? क्या वो मेरे ख्याल से थोड़ा राजनीति की तरफ बढ़ चले हैं, पर मैं बढ़ती चले, आई एम सॉरी, वो सैम मानेकशॉ कर रही है जी, और उसको रोकना होगा। उसको आर्म्ड फोर्सेस को, उसके पास में इसका राइट नहीं है, राइट्स आर्म्ड फोर्सेस के पास में है सैम मानेकशॉ के। सैम मानेकशॉ और हमारे वीरों पर फिल्म बननी चाहिए, लेकिन उनके हाथों जो कि गद्दार नहीं है। आप फिर मेघना को एक बार फिर बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं। सर मैं ये फिर से बुक पे आना चाहूंगा कि आपने सहमत को राजी कैसे किया, क्योंकि मैं पूरी जब बुक पढ़ रहा था तो एक सवाल था कि इतना खुफिया मिशन था, मतलब बहुत कम लोगों की इसकी जानकारी थी। फारूक अब्दुल्ला ने भी आपको चिट्ठी लिखी थी, तो आपने सहमत को राजी कैसे किया उस कहानी बताने के लिए? मैंने कहा, मैं मलेरकोटला में इनको ढूंढते ढूंढते निकला था, और वहां पर सुबह जब मैं पहुंचा था तो उन्होंने मुझे पहली बार मिलने से मना कर दिया था।
दरवाजा बंद कर दिया था मेरे मुंह पर। और फिर ढलते ढलते सूरज के देखा कि मैं अटका हूं बाहर ही। तो जब उन्होंने फिर मुझे अंदर बुलाया और बताया कि बताइए, तो मैंने उनको अपना वजह बताई। और वो तब तक कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं रह गई थी। आपने किताब पढ़ी है तो आप जानेंगे कि वो एक उनको एक आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिला था कहीं से, किसी संत से। अनफॉर्चुनेटली ट्वाइस मुझे उस महा आत्मा से मिलने को मौका भी नहीं मिला, जो जिन्होंने इनको काफी कुछ वरदान में दिया था। तो वो थोड़ा सा बोलती थी, 2 मिनट से ज्यादा, 3 मिनट से ज्यादा मुझे वक्त नहीं देती थी। और थोड़ा सा हिंट उधर और थोड़ा सा हिंट उधर, तो मुझे इमेजिनेशन स्ट्रेच करनी पड़ती थी। ओके, जब उन्होंने अब्दुल के बाद में मुझे अब बारे में बुझाया था कि आप यहाँ क्यों हैं, तो यहाँ अब्दुल रहता था। तो कौन था अब्दुल? वो सईद का इस तरह से नौकर था। तो क्या हुआ? वो मर गया। कैसे गुजर गया? मैंने उसे ट्रक के नीचे दे दिया, कुचल दिया। आप अगर ईश्वर करेगा आज नहीं कल वो फोटोज जो फिल्म की नेगेटिव्स हैं संभाल के रखी हैं, वो मैं दिखाऊंगा दुनिया को। वो परमिशन आज नहीं तो कल मैं ले लूंगा, कुछ भी करके, जिद करके। आप देखेंगे कि वो औरत जो थी वो एक मक्खी को नहीं मार सकती थी। उनकी आंखें तब भी नम थी। वो कोई पश्चाताप करने आई थी मलेरकोटला में रहने के लिए। और इतना इम्पैक्ट था उन लोगों के ऊपर में उसकी प्रेजेंस का कि उनको वहां पर ढूंढने में सिर्फ 4 या 5 लोग आज तक सक्षम हुए हैं मेरे अलावा। और वो सब लोग मेरे कनेक्शन में हैं और बोलते हैं कि हमने तो खोज निकाला, लेकिन हम भी नहीं चाहेंगे कि आप इनका नाम आगे उजागर करें। ये है उनकी शख्सियत। मुझे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक टीवी इंटरव्यू प्रोग्राम में बोला था कि हमारे जो ऐसे लोग हैं उनको उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेफ्टी का सवाल है, फैमिली की सेफ्टी का सवाल है। तो ये वो मेरी जिद थी कि उनको धीरे 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 धीरे, आप 10 साल में बहुत कुछ निकाल सकते हैं। 2 मिनट इधर, तो एक ही चीज को आप बार बार पूछते जाएंगे कि इससे कैसे, इसमें कैसे हुआ, इसमें कैसे हुआ। कुछ आप अपनी इमेजिनेशन यूज करते हैं। तो मैंने तो ये माना ही नहीं है कि टोटली सच पर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरफराज की मौत कैसे हुई वो आज भी पाकिस्तान के पास में डॉक्यूमेंटेशन में है, जहां से उन्होंने चिक फीड मांगी थी, चिक पीस मांगी थी 8 mm की। तो वो क्या उसमें सिग्नल था, क्या कोड वर्डिंग थी, वो मैंने बुक में दर्शाया है। तो ये वो लोग हमारे यहाँ जासूसी नहीं कर रहे, वो लोग भी करते हैं। ऑलराइट, हम क्यों इतनी दुश्मनी निभा रहे हैं एक दूसरे के साथ में, जबकि एक दूसरे, जब मैं 2 बार पाकिस्तान गया था तो उनको बताया था कि हम एक फार्मास्यूटिकल से हैं, हम आपको जेनेरिक ड्रग्स बनाना सिखा सकते हैं, आपको विदेशों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका फायदा हो जाएगा। तो लोगों का कहना था, सर ये हुकूमत कैसे फिर फायदा उठाएगी? उनको तो बाहर से माल खरीदने में विदेशी माल से 50-60% कमीशन मिलती है और वो खुद ही बेच देते हैं। वहां की आर्मी ये सब धंधा भी चलाती है ऑफिशियली। तो ये डिस्टेंसिंग, ये तनाव को बढ़ाए रखना, ये उनके हक में है। लेकिन जिन लोगों ने इतनी मेहनत मशक्कत की, मुझे आपसे पूछना है, हम डोवल जो कि इस वक्त है अपने NSA हैं, उनके बारे में क्या पता है? उन्हें वहां चने तो नहीं बेचने गए थे। बिल्कुल सर। राइट, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये जिनको अपने देश के साथ में प्रेम होता है, वो चाहेंगे तो वो कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। सहमत ने देखा होगा मुझ में वो प्रेम, वो समझी होगी कि जो आदमी कारगिल जा सकता है वो बहुत जिद्दी है, वो अपना। सर सहमत ने अपनी कहानी पढ़ी थी, आपने जब लिखी तो सहमत वो पढ़ पाई थी? तो हर चैप्टर को मैं उनके पास भेजता था। ये चैप्टर बाय चैप्टर तैयार हुई है। ओके, जिस कॉलेज में उन्होंने डांस किया था उसकी प्रिंसिपल को इस बात का पता है, क्योंकि मैं जब वहां पर गया था
तो स्टेज पर जाके, वो बन रहा है आजकल स्टेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो कॉलेज का, तो मैं जाके अकेला ही बैठ गया था, क्योंकि मैं 1 घंटा पहले गया था। किसी को नहीं पता था कि मैं इस कॉलेज में फटाफट जाके बात करने को क्यों तैयार हो गया। तो स्टेज पर बैठ के मैंने काफी जगह, काफी जैसे बोलते हैं ना, जज्बात में आ जाते हैं, रॉ में आ जाते हैं। तो वो जब उनको पता लगा कि ये एक अंडर वर्क में थिएटर में चले गए हैं, वहां गर्डर लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, फिर भी जाके मिट्टी में एक स्टेज पर बैठे हैं, तो चुपचाप से मेरे पास आई, तो उन्होंने मेरी आंखों से आंसू देखे थे। तो बोली थी कि ये यहां पर क्या हुआ जो आप इस तरह से रो रहे हैं। तो उन्हें तो पता है का इस क्या बात का। रिएक्शन रहता था जब वो आपके चैप्टर पढ़ते थे, उनका क्या रिएक्शन था बुक को लेकर? तो मैं 5,000 मान लीजिए वर्ड्स लिख के उनको भेजता था कि ये एक चैप्टर है, तो वो लगभग 3,500-4,000 वर्ड अंदाजन से काट देती थी। क्या बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, मुझे लगता था कि मैं कम लिख रहा हूं और वो काट देती थी। फिर से वही चक्कर शुरू होता था, फिर से वो संजोता था, दोबारा काट फीट उसको दोबारा। 8 साल इस किताब को लगे लिखने को। ओके। और मेरे साथ में उन्होंने वो किया है जिसको बोलते हैं मिरेकल। पहली ही किताब लिखी, उनकी इजाजत से, उनकी ब्लेसिंग से पहली ही फिल्म बनाई, नानक शाह फकीर। 3 नेशनल अवार्ड मिल गए, विदेशों में चली गई, कान में चली गई। पहली ही किताब लिखी, वो आज 6 भाषाओं में छपी है। इंग्लिश इज द 7th लैंग्वेज। और संसार में, पूरे संसार में 85 ऐसी किताबों में जानी जाती है, जिसमें कॉलिंग्स अहमद का नंबर 46 है, जो आज तक की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा खूबसूरत जासूसी कहानियां हैं। ऐसा पॉसिबल है? मेरी औकात नहीं है ऐसा लिखना। वो ब्लेसिंग्स होती हैं जिनका कि आप माँ के हाथ का खाना खाते हैं तो 5 स्टार से ज्यादा अच्छा होता है। कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं माँ की उंगलियों में जो पिरो जाती हैं। तो मेरे इस जज्बे को मिट्टी में मिलाना मेघना का काम नहीं था। मैंने चाहा था कि वो दर्द को बाहर निकाले सहमत के इस वतन के लिए। उन्होंने भारत नाम के शब्द को गायब कर दिया, उन्होंने तिरंगे को हटा दिया और उनको एक डिप्रेस्ड वुमेन में लेके आई कि, और सवाल किए जिसने कि क्यों मुझे इस तरह से किया गया, क्यों मुझे भेजा, क्यों मेरे साथ में ये हुआ। जैसे कि किसी कश्मीरी औरत ने बहुत बड़ी गलती की हो इस देश के लिए लड़ने में। और जब मैंने एक बार किसी एक लीडर को पूछा था, जब मैं रिसर्च कर रहा था कि सहमत ने ऐसा ऐसा किया, तो उन्होंने बोला था, आपको एक सहमत चाहिए, हम हजारों देंगे, लेकिन अगर आप बार बार इनको ताना मारेंगे। जिस तरह से एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था, हमारे एक बहुत नजदीकी दोस्त हैं जस्टिस CK प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं JNK क्रिकेट के। तो जब JNK क्रिकेट टीम को दिल्ली बुलाया गया तो उनसे कपिल देव से मिलाया गया, और कपिल देव ने, मेरे बड़े नजदीकी दोस्त हैं, उन्होंने इरफान पठान को इनका कोच बनाया। और पहले ही साल में इस टीम ने जितनी दिल्ली इंडिया की टीमें हैं उन सबको हरा दिया। तो मैंने एक क्रिकेटर से, कश्मीरी क्रिकेटर से पूछा, बेटा फिर आप पत्थर क्यों फेंकते हैं, आप तो इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। तो उन्होंने कहा था, सर बॉल फेंकने को तो कोई देता ही नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं वहां पर जिहाद फैला के, ताकि जो 6 से 8 हजार करोड़ रुपया हर साल कश्मीर में खर्च होता है उसको लूटा जाए। हम जिम्मेवार हैं। मेघना गुलजार रिस्पॉन्सिबल है ये बताना कश्मीरियों को कि उनकी एक कश्मीरी औरत ने गलती की थी और वो उसने माना है कि उसने गलती की थी। मुझे कश्मीर की हालत का और इन लोगों के कमेंट्स का बहुत ज्यादा मालूम है, आपको नहीं मालूम है। सर, एक आपने ये बोला था कि आप सहमत जी की तस्वीर जल्द ही दुनिया के सामने लाएंगे, और वो शायद जून में आप लाने वाले थे, पर अभी उस दिशा में कितना काम हुआ है? देखिए, सब कुछ तैयार है, मेरे पास में सब कुछ है, बट बिना इजाजत के नहीं करूंगा। प्रॉमिस किया था, तो जानते हुए भी
कि मेघना में एरोगेंस है, और मेघना ने ये जानते हुए भी कि तलवार नहीं बनाई थी जैसा मुझे बताया गया, फिर भी प्रॉमिस किया था तो मेघना को डायरेक्टर बनाया। मैंने भी कहीं प्रॉमिस कर रखा है कि जब तक इजाजत नहीं होगी नहीं दिखाऊंगा। बट उम्मीद है, एक बार तो मान गए थे, तो मैंने आलिया को फोन किया था कि आप दिल्ली आ जाइए, मैं सहमत के बेटे को लाके खड़ा करूंगा, आप बुरका में आइए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तब रिलीज करने वाले थे, उन्होंने किया फाइनली, और आप बुरका हटा के अपनी कॉपी, किताब की कॉपी आप सहमत खान के बेटे को दें। ये प्लॉट तैयार किया गया था, ये नहीं कर पाए क्योंकि किसी ने मुझे प्रॉमिस याद कराया और बोला कि आप दूसरों को खतरा में मत डालिए। तो वो मेरे साथ में उस बुक के लिए उस वक्त बहुत बड़ी बात हो जाती। ये बुक आज अगर 1 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकी हैं तो उस वक्त 10 लाख बिक सकती थी। ये एक बहुत बड़ा काम था मेरे लिए, हो सकता था, लेकिन नहीं किया। तो अगर मेघना गुलजार वाला प्रॉमिस निभाया तो आज मैं मेघना को फिर बता रहा हूं, अपने किए के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी, वरना हम आपको इस देशद्रोह के लिए अंत तक नहीं छोड़ेंगे। चलिए हरिंदर जी, हम उम्मीद करते हैं कि मेघना आपके आरोपों का भी जवाब देंगी और वो अपनी बात भी रखेंगी, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमें जल्द ही सहमत जी जो भारत की एक सबसे, अगर हम कहें कि सबसे महान जासूसों में से एक है, तो उनकी तस्वीर भी जल्दी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया हरिंदर जी, आपसे बात करके काफी कुछ सीखने को मिला और काफी अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।